प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी लोगों को दुर्गा अष्टमी के पावन पर्व पर बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए सभी अधिवक्ता साथियों को मेरा जय सीताराम। आप सभी अधिवक्ता साथी परसों की तरह कल भी यानी 4 अप्रैल दिन 2025 को भी पूरा दिन आपने इंतज़ार किया और हायर जुडिशरी यूपी से कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं। आने वाले दिनों में ये चीज़ें और ज़्यादा साफ हों, इसके पहले मैं इतना ही कहूँगा कि माइंड मेकअप अपना कर लीजिए आप लोग। ये परीक्षा जो हायर जुडिशरी की है, ऐसा जान पड़ता है कि मई में पॉसिबल नहीं है। यदि उसे मई में परीक्षा लेनी है तो उसकी जो बाघा सीमा है, पीरियड, मेरे देखे मेरे समझे 20 अप्रैल है। 20 अप्रैल तक भी अगर नोटिस निकाली जाए तो लास्ट मई यानी 27 मई को पेपर, जैसा कि कहा था कि 18 से 7 26 मई को पेपर लिया जा सकता है, 25 मई, लेकिन उसके लिए 15 अप्रैल तक नोटिस निकालना जरूरी होगा। आप सभी अधिवक्ता साथी हर दिन के साथ इतने महत्वपूर्ण परीक्षा में और इस विचित्र स्थिति का सामना कर रहे हैं। खास करके वह अधिवक्ता साथी जिनको पिछली बार इंटरव्यू देने का मौका मिला है या जिनकी तैयारी का स्तर इतना बेहतरीन है कि वो निश्चित ही अब की बार अगर मौका मिले तो बहुत अच्छा कर जाएंगे। इस दृष्टि से दोनों प्रकार के स्टूडेंट इसमें अपनी अति संभाव्यता देख रहे हों तो कोई ताजुब नहीं है, देखना चाहिए। न्यायिक सेवा में उच्च स्तरीय सफलता आपके उस तमाम गिले शिकवे पर पानी फेर देता है, तमाम दुख दर्द को मिटा देता है जो आपने जूनियर डिवीज़न की सेवा के दरमियान तैयारी के दरमियान और उसके समकक्ष परीक्षा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी की आप नहीं दिए तो, लेकिन अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं पा सके। उस सारी कशिश को ये जो परीक्षा है, अगर इसमें सफलता अपने स्टेट में या किसी अनदर स्टेट में प्राप्त हो जाए तो वो सब दुखों पर मरहम लग जाता है। और न्यायिक सेवा का अगर ईमानदार स्टूडेंट है जिसने प्रोसीडिंग अच्छे से पढ़ी है, प्रक्रिया विधि की बारीकियां हैं, पता है, तो दीवानी मुकदमों के लिए चाहे मामला वो फैमिली लॉ से जुड़े, चाहे मामला वो संपत्ति अंतरण अधिनियम से जुड़े, चाहे मामला वो स्पेशल रिलीफ एक्ट से जुड़े, चाहे मामला किसी भी ऐसे संपत्ति के अधिकार के विवाद से जुड़े जो दीवानी वाद का कारक हो, और उसके उत्तर में बेदाग फर्राटेदार रिटन स्किल डेवलप हो गई हो पढ़ते पढ़ते, सीखते सीखते, तो उच्च स्तरीय न्यायिक सेवा उसमें एक अलंकरण का काम करती है, अलंकृत कर देती है ऐसे व्यक्ति को। अभी आज की डेट में जब हम ये वीडियो आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 5 अप्रैल है और दिन है शनिवार। दुर्गा
माता का ये स्पेशल दिन होता है। ये सिद्धदात्री देवी के तौर पे इनको सेलिब्रेट किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन माँ सिद्धदात्री ने जो महिषासुर राक्षस था उसका वध किया था। कल नवमी सेलिब्रेट की जाएगी और दिन होगा 6 अप्रैल, दिन होगा रविवार। उस खास दिन पर ये जो बातें आप तक मेरे द्वारा पहुंच रही हैं, ध्यान से सुनना। दीवानी मुकदमों को लेकर आप मुकदमे अगर लड़ रहे हैं और कोई ऐसा मैटर है जो रेवेन्यू और माल कोर्ट भी डिसाइड कर सकती है, पजेशन का मैटर है, और वो मैटर लांग वे में दीवानी मुकदमे चलाकर भी अधिकार सुरक्षित किए जा सकते हैं। आज की डेट पर जब हमें बातचीत कर रहे हैं उससे जस्ट एक दिन पहले माननीय उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम ने 7 जिला जजों को हाई कोर्ट भेजा है। ये रिकमेंडेशन जो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का अफसर हाई कोर्ट आ रहा है उसमें से तमाम ऐसे हो सकते हैं, तमाम क्या 99% जो डायरेक्ट एचजेएस बन रहे हैं उनको हाई कोर्ट आने का मौका मिलता है। हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति के हैसियत से काम करने को मिल सकता है। आपको विभागीय जोन में एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा में रजिस्ट्रार बनने का मौका मिल सकता है। जैसा माननीय उच्च न्यायालय की निगाह में आप उचित पाए जाएंगे। मैं हर दिन आपसे संयमित नैतिक जीवन जीने, भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी से दूर, 420 लाइफ से बहुत दूर इसलिए प्रेरित करता हूं, लगभग डांटता डपटता हूं कि जिससे आपका मनोविज्ञान विधि का और विधि की समझ का परिप्रेक्ष्य इतना सुदृढ़ औरा ले ले कि कोई भी न्यायमूर्ति, कोई भी कॉलेजियम आप पर विचार करे, आपके नाम पर अगर विचार करे तो आपसे सशंकित ना हो। आपका कोई भी कैरेक्टर इंटरनल बाहरी आपके प्रोन्नयन में, आपके प्रमोशन में व्यवधान न पड़े। लेकिन मेरी जो ये बातें हैं अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से माननीय नियों के प्रति भी एक आस संजोए हुए हैं। आस क्या है? उनके देखने के ढंग में कलुषपना ना हो। एक होता है सआशय देखना, सुआशय, एक होता है भाव कुभाव, भावपूर्वक देखना, और एक होता है कुभाव यानी दुराशय पूर्वक देखना। किसी भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज या किसी भी प्रतियोगिता में हायर जुडिशरी में जो इंटरव्यू देने जा रहा है, वो एपीओ भी हो सकता है, एडीजीसी भी हो सकता है, ब्रीफ रीडर भी हो सकता है और साधारण अधिवक्ता भी हो सकता है। अगर उसकी बायोग्राफी के बारे में कुछ भी पता है तो उसके प्रति माननीयों का भाव कैसा है। अगर कुभाव है यानी उसमें कुछ मिश्रण है तो फिर उस औचित्यपूर्ण व्यक्तित्व का चयन नहीं होने वाला है। और फिर अगर आप अपने तरफ से 100% सही हैं तो आप दोषी नहीं हैं। आपका समय कालचक्र ऐसा है कि आप ऐसे समय में आप एंट्री पाने के लिए आहर घोषित किए गए हैं जब आप चयन पाते पाते रह जाएं। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, जूनियर डिवीज़न के बच्चे करीब 14 से 22 साल के बीच जिसकी सर्विस 30 साल पे लग जाती है
30 साल के अंदर उसको 30 साल की सर्विस मिलती है। जितनी वैकेंसी आती है उसका शुरू का 1/4 डिस्ट्रिक्ट जज बनने का उस सेशन का, जैसे ऐसे समझें 2022 में जो 304 पद आए हैं जो ड्यूटी में इस समय फील्ड में वर्क कर रहे हैं, उसके शुरुआती लगभग 75 पद पे होम डिस्ट्रिक्ट में पूरे ज़िले में 75 डिस्ट्रिक्ट जज हैं। अपने प्रदेश में 75 ज़िले हैं, 75 न्यायिक अदालतें हैं जूनियर डिवीज़न की, और उसमें एक ही व्यक्ति कोई जिला जज बनाया जा सकता है। तो इसमें वो शुरुआती 75 यानी इस बैच का जब नंबर आएगा तो वो 75 में से सब 75 के 75 नहीं जाएंगे हाई कोर्ट, उसी में से जो डीजे बनेगा वही जाएगा। बगैर डीजे के तो आप आ ही नहीं सकते। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि अगर उस बैच में आपकी रैंक 75 के नीचे है तो आपका चांस नहीं लगने वाला, आप रिटायर हो जाएंगे। क्यों? नए बैच के रैंकर आ जाएंगे। हर बैच में चाहे वो 125 सीट हो, 115 सीट हो, 300 कुछ सीट हो, 610 सीट हो, यही फार्मूला अपनाया जाता है। आप सभी अधिवक्ता साथी इस बार 218 पद के लिए अगर जा रहे हैं तो आप शुरुआती लगभग 55 सीट में अपने रैंक को सिक्योर करेंगे, और वो भी अंडर 30 करेंगे। दोनों चीज़ें जोड़ी जाती हैं। एज पे आप कहाँ हैं, कितनी सर्विस आपकी है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी लास्ट में कि आपको डिस्ट्रिक्ट जज बनाया जाए और आपको हाई कोर्ट भी बुलाया जाए प्रमोशन के द्वारा। जर्नैल सिंह वर्सेज जो 2014 में प्रोन्नयन पर SC/ST एक्ट में बहुत चर्चित केस है, इसको आप गौर से पढ़ें। हमारे वह अधिवक्ता साथी जो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको जो नवीन प्रणाली है उसमें जर्नैल सिंह का जजमेंट फॉलो होता है। आप सभी अधिवक्ता साथी सिर्फ पढ़ते समय लकीर के फकीर नहीं बने कि पढ़ रहे तो बस खाली रटे जा रहे। चीज़ों की तरफ बहुमुखी दृष्टिकोण अपनाएं, और समाज में कितना भी उसका महिमा मंडन हो रहा हो, कितना भी वो भौकाल टाइट कर रहा हो, प्रभाव जमा रहा हो, कम से कम न्यायिक सेवा में आने की वजह से आप प्रभावित ना हुआ करें। अगर आप भी दुआ सलामी के चक्कर में पड़े और आप भी डरपोक अधिवक्ता हैं, यानी फलाने जो आदमी करप्टेड है उसकी भी जयरमी किए चले जा रहे, उसको भी सम्मान दिए चले जा रहे कि कहीं भविष्य में हमारा इससे काम ना पड़ जाए। करप्टेड ऑफिसर को अगर आपके अंदर ये भाव है कि मेरा कहीं काम पड़ जाए, यकीन माने ज़िंदगी में आपका काम तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका ऑरा उस करप्टेड ऑफिसर के चलते कभी उच्च आलोक का नहीं बनेगा। इस मुगालते में मत रहना। अगर आपको बार बार गलत लोगों के संगत से डरने की आदत पड़ गई, आपका जो शुद्धतम वास्तविक अस्तित्वगत ऑरा है वो मलिन पड़ता जाएगा। और अगर ऐसे ही सत्य से विमुख, असत्य, करप्ट, भ्रष्ट लोगों के प्रति आपके मन में विश्वास की जगह बनी, तो आपका कालापन, आपका जो नैतिक चरित्र है वो पथभ्रष्ट होने की वजह से रिटायर होने के बाद नील प्रभाव में रहेगा। और रिटायर होने तक भी आप कोई सुयश के भागीदार नहीं बन पाएंगे। सैलरी जो आपको मिल रही है वो तो मिलेगी, और जो अगर करप्शन में आप उतर गए तो उससे जो अर्जित कर पाएंगे अपने क्षणिक सुख के लिए वो कर सकते हैं। कोई रोक नहीं सकता। जब तक आप संज्ञान में नहीं आते मीडिया के, जब तक जांच एजेंसी आप पर हाथ नहीं डालती, आपकी बल्ले बल्ले है। इन सब चरित्र से अपने आप को मौलिक विकास में लाइए। इसीलिए हर दिन के वीडियो में मेरी ये जोर रहती है, मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप इससे प्रभाव में आएँ। डेली रूटीन में ही नहीं, बल्कि जब आप उस श्रेणी में इंटरव्यू देने जा रहे हों तो आपके मन में ये भावना घर कर जानी चाहिए
कि गिरी सर ने जो जो बातें पूरे साल बताई उस पर कदम ताल करने का समय वक्त आ गया है, और उस पर अगर सही ढंग से आपने कदम ताल की, माननीय कोई न्यायमूर्ति हो, किस भी नेचर का हो, आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% कह रहा हूँ, आपके सिलेक्शन को कट नहीं करेगा, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। अभी भी इतने भ्रष्टाचार के आमद वातावरण में, जहां आरोपों का र्यूमर्स है, कुछ सच्चाई कुछ झूठ मिला हुआ वातावरण है, उसमें भी आप जैसे व्यक्तित्व निर्मित करेंगे, आपका विश्वास जहां जमेगा, आपको परमात्मा उसी साइड में ऐसे लोगों से जोड़ेगा। आपका इंटरव्यू ऐसे लोगों के ही बोर्ड में पड़ेगा जहां आपकी जो तादात्म्यकरण है साक्षात्कार के समय, आपका और साक्षात्कार लेने वाले महामहिम का, माई लॉर्ड का, या अगर जूनियर डिवीजन का इंटरव्यू दे रहे हैं तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का, मेंबर का, वो न्यायमूर्ति भी हो सकता है, प्रोफेसर भी हो सकता है, लॉ का बहुत अच्छा जानकार हो सकता है। आप जैसा कि जानते हैं कि राजस्थान एपीओ में इंटरव्यू की व्यवस्था हटा दी गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजपत्रित अधिकारी एक आरओ है, जहां पब्लिक डीलिंग नहीं है, उस अधिकारी को, समीक्षा अधिकारी को पब्लिक को डील नहीं करना है, वहां ब्यूरोक्रेटरों को ही डील करना है, यानी पढ़े लिखे लोगों की जमात। लेकिन यहां पब्लिक फेस है, आपको वो क्लाइंट फेस करना है जो डकैती करके आया है और जो निर्दोष है। ऐसे व्यक्ति के लिए उसके चरित्र का, चूंकि उसका सामना पब्लिक से ऑन फील्ड होता है, इसलिए उसके करप्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हालांकि समीक्षा अधिकारी एक ऐसा पद है जहां पैसे वाला पैसे वाले से मिलता है, यहाँ तो तमाम अभावग्रस्त जिंदगियां भी मिलती हैं, तो गुंजाइश यहाँ धन के रकम के तौर पे ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान एपीओ को लेकर कि इंटरव्यू होना चाहिए जिससे इस बात की पड़ताल हो सके कि आपका इंटरनल कैरेक्टर कैसा है। आपके ज्ञान की परीक्षा मेंस स्तर पर हो जाती है, लेकिन आपके अभिव्यक्ति, आपके स्वभाव, आपके मनोविज्ञान का परीक्षण इंटरव्यू से ही हो सकता है। 50 नंबर का इंटरव्यू सही, लेकिन होना चाहिए था। ऐसा ना करके एक प्रकार से अभियोजन विभाग में गलत लोगों के अंदर जाने का रास्ता साफ होता है। आप ये बहाना जरूर लगा सकते हैं कि इंटरव्यू में भ्रष्टाचार होता था, भाई भतीजा वाद होता था। पिछले 10 साल का, कम से कम 2018 से 7 साल का यह नतीजा है कि करप्शन ने एक नया रूप लिया है। प्री और इंटरव्यू स्तर पर करप्शन नहीं हो रहा है, करप्शन मुख्य परीक्षा के स्तर पर बहुत ज़बरदस्त है। उसमें किसको कितना अंक हाई कोर्ट दे रहा है, किसको कितना अंक लोक सेवा आयोग में कॉपी चेक करने वाले दे रहे हैं, इसकी इतनी बड़ी मिलीभगत है कि इसका परीक्षण कायदे से नहीं हो सकता। वो तो अपवाद के तौर पर श्रवण कुमार पांडे जी की याचिका, और उसके बाद भी उसका ढाक के 3 पात अभी तक फिलहाल रिजल्ट देखिए। लेकिन श्रवण कुमार पांडे जी की याचिका से ये तो पता चल गया कि जो लोग आशंका प्रकट करते थे, यार मेंस में इतना भी लिखिए, नंबर क्यों नहीं आता और कैसे इसका हो जाता है जो बिल्कुल अयोग्य है, तो वो लयकुना ना तो प्री स्तर पे हो रहा है ना तो इंटरव्यू स्तर पे हो रहा है, क्योंकि ये दोनों निगाह में है। मेंस पेपर पर जो कॉपी चेक हो रही है बहुत ही लापरवाही से हो रही है, जिसका नतीजा है कि इससे आशंका बल पाती है कि चाहे लोक सेवा आयोग हो चाहे माननीय उच्च न्यायालय, उसको आयोजित करने वाले जो परीक्षा आयोजित कर रहे हैं, जो कॉपी चेक कर रहे हैं, उन पर पूर्ण विश्वास करने में संशय पैदा होता है, संशय को जगह मिल रही है। और तब आप इस बात की उम्मीद कतई न करें कि जिसको वो चुन के ले जा रहे हैं वो नैतिक रूप से इतना दुरुस्त होगा कि कोई रिश्वतखोरी नहीं करेगा। क्यों? आशंका इस बात को अगर बल देती है कि जो आदमी चयन कर रहा है वही दुराशय से भरा है,
तो कैसे इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि वो जिनको चुन के ले जा रहा है, जिनको अपॉइंट किया जा रहा है, पिछले 7 साल से बता रहा हूँ, 10 साल से जिनको अपॉइंट किया जा रहा है वो दूध के दूल्हे हैं, वो रिश्वतखोरी में नहीं आएंगे, वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। आपको इन्हीं सब चीज़ों से दूर रहने के लिए और अपने आत्मा में आत्मबल पैदा करने के लिए मैं बार बार समझाता हूँ कि अपने विधि के ज्ञान को सौष्ठवपूर्वक वृद्धि कीजिए, बढ़ाइए, और इतने में इतनी सक्षमता हासिल कीजिए, अपने स्वाभिमान में इतनी ताकत लाइए कि अगर हमारे ईमानदारी से, नॉलेज से भरपूर और मेंस की आंसर राइटिंग पर चयन हमारा हो जाए तो ठीक, अन्यथा हम विधि की प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन हम रिश्वतखोरी नहीं करेंगे, रिश्वतखोरी को प्रोत्साहित करने के लिए करप्शन में नहीं पड़ेंगे। और अगर सिलेक्शन परमात्मा हमारा करवा देता है तो हम वहाँ भी अपनी इस ईमानदारी को कायदे से निभाएंगे। इतने लोग, इतनी महंगी महंगी संस्थाएं जो आपको लॉ पढ़ा रही हैं, वो इस मुद्दे पे एक सेकंड के लिए बोलना तक नहीं चाहती। पेशेवराना ढंग से आपको केवल जज बना देना है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो इसको समय फालतू का जाया करता हुआ समय पाते हैं। और ना ही सरकार की कोई ऐसी योजना है, ना न्याय विभाग की, कि ट्रेनिंग पीरियड में इस बात पे जोर दिया जाए कि ईमानदारी की कीमत क्या है। कुछ नहीं, ये केवल साहित्य तक सीमित हो गया है, ये कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित है। इसके उल्टे इसका आचरण करने वालों के प्रति मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है वो वर्ग जो धूर्त है, जो बहुत ही निकृष्टतम स्तर तक सातिर है। ऐसे लोगों की जमात, समूह मखौल उड़ाती है ईमानदार व्यक्ति का। ऐसे ईमानदार व्यक्ति हतोत्साहित होता है, निराश होता है और उसकी आत्मा में हीन भावना पैदा होती है। ये न्याय विभाग के लिए खतरे की घंटी है। आज की बातें हमने आपसे इसलिए प्रमोशन, नियुक्ति और उसे संदर्भित की, आने वाले दिनों में आपकी भी बारी आएगी, तो आप इन सब बातों को अपने मन मस्तिष्क में रखते हुए तैयारी करें। हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आने वाले दिनों में कोई भी घटनाक्रम, जैसा कि हमने आपसे कहा कि 25 अप्रैल तक वेट कीजिए जूनियर डिवीज़न के लिए, लगभग इतना ही वेट कीजिए, 20 अप्रैल तक वेट कीजिए एपीओ के लिए, और इसी 20 अप्रैल का आज भी फिर क्लियर किया एचजेएस के लिए। इसी में देखिए होता है क्या। परमात्मा जैसा चाहेगा, माँ जगदम्बा की जैसी इच्छा होगी, लेटे हुए हनुमान जी का जैसा आशीर्वाद होगा, हम लोगों के सामने आएगा। हमको सकारात्मक बने रहना है। किसी भी परिस्थिति में कितना ही इंतजार क्यों ना करना पड़े, कैसी भी परिस्थिति का सामना क्यों ना कर लेना पड़े, लेकिन अपने पेशेंस को नहीं लूज करना है और पढ़ाई में धीमापन नहीं लाना है। चलते रहिए, विजय श्री जरूर मिलेगी। आज के इस खास अवसर पर, जब दुर्गा अष्टमी का पावन पर्व नवरात्रा में सकल ब्रह्मांड बना रहा है, आपसे, आप लोगों के ओर से माँ जगदम्बा से आराधना करता हूँ कि हमारे आपके संबंधों को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए हमारे और आप सभी के अपने अपने लक्ष्यों को साधने की, उसके लिए आवश्यक विद्या के अर्जन की, स्मृति बोध को डेवलप करने की आवश्यक शक्ति प्रदान करें। माँ जगदम्बा को नमन करते हुए, लेटे हुए हनुमान जी को आज की बातें निवेदित करते हुए और कल मिलने के पक्के वादे के साथ इस बात को कहते हुए चलता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आज ही आप हमारा चैनल देख रहे हैं, तो आप न्यायिक सेवा की तैयारी में एपीओ, जूनियर डिवीज़न सिविल जज और हायर जुडिशरी की प्रिपरेशन में हमसे मदद के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य अधिवक्ता साथियों तक पहुंचाएं। हमसे जुड़ने का हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7705090393। जो बातें आज मेरे द्वारा परमात्मा ने उद्बोधित कराई हैं, उसको अपने जीवन का ध्येय वाक्य बनाएं। ईमानदारी, विनम्रता, अनुशासन परक जिंदगी और न्याय के प्रति गरिमा को पल्लवित पुष्पित करने के लिए सत्यमेव जयते को चरितार्थ करें। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को जय जय सिया राम, शुभ नवरात्रि, सत्यमेव जयते, शुभ रात्रि।